कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, 10 अप्रैल कल ही एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ा करके 348 कर दिया है। जी हाँ, सही समझा आपने। अब हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है 348 हो गया है। अब आप कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के। इन सब से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते हैं ये वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ खास बातें जो कि ध्यान देने योग्य हैं रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि इस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना है, इस साल का इतना है। तो अभी हाल ही में कल ही 10 अप्रैल को CBDT ने नोटिफाई किया है कि अब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, जो कि हो चुका है स्टार्ट, और 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अब हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 है, 348 है। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर फॉर दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये 331 था, और इससे पहले 21-22 के लिए ये 317 था। तो हर साल आप देख रहे हैं कि हर साल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। जब महंगाई बढ़ती है, सरकार हर साल डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो टैक्स पेयर्स को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो उनको फ़ायदा दिलाने के लिए गवर्नमेंट प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बढ़ाती है। वैसे तो फ्रेंड्स, सरकार इसको जून में जारी करती है नोटिफिकेशन को। इस बार उन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि 2.5 महीना पहले ही ये नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं कि अब इस फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 है। अब इसका क्या फ़ायदा है आप लोगों के लिए। इसका फ़ायदा फ्रेंड्स ये है कि आप लोग जब एडवांस टैक्स पे करेंगे जून में, तो अब आप जिन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपने कैपिटल एसेट्स बेचे होंगे जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा, तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब वो करेक्टली एंड एक्यूरेटली निकाल सकते हैं बिफोर डिपॉजिटिंग एंड सबमिटिंग द एडवांस टैक्स चालान्स। तो जी हाँ, अब आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप अपना एडवांस टैक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टू योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकाल पाएँ, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट आपको सुविधा देती है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, जल्दी ही नोटिफाई कर दिया। अभी 10 अप्रैल को ही गाइडलाइन निकाल दी, नोटिफिकेशन निकाल दी कि अब आप CII आपका जो है 348 है। अब आपने जो एडवांस टैक्स अपना देना है वो इसके हिसाब से दे सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि CII यूज़ कब होता है। CII फ्रेंड्स यूज़ होता है इन केस यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, तो उसको निकालने के लिए CII का यूज़ किया जाता है। तो CII बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ करके हम लोग अपना जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था, जो परचेज प्राइस था, उसको हम बढ़ा लेते हैं अप टू द मार्क ऑफ इन्फ्लेशन, जितना इंक्रीज़ हुआ इतने सालों के दौरान। मान लीजिए कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी 2001-2 में, फाइनेंशियल ईयर 2001-2 में आपने वो चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, तो सरकार ये कहती है कि उस 100 रुपये में जो चीज़ आई थी वो अब आज की डेट में 348 रुपये में आएगी। तो ये है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे जैसे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी परचेजिंग पावर जो है कम होती जाती है। अब आप लोग पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस कंडीशन में निकलता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करने पे निकाला जाता है। तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि आप होल्ड करके रखते हैं 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए अपने पास, और उसके बाद जा करके उसको बेचते हैं, तो वो
बेसिकली लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग हो गई या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप अपना सेल करते हैं, उस केस में, और या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनीज के नहीं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं और वो आप होल्ड करते हैं 24 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए, उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। और लिस्टेड कंपनी के शेयर के केस में आपको 12 महीने का पीरियड दिया गया है। अगर आप कोई भी लिस्टेड कंपनी का शेयर बेचते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो इस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा और जो भी गेन और लॉसेज निकलेंगे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज कहा जाएगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है। ये बेसिकली एक तरह का टूल है, एक तरह का माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग अपना जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसके प्राइस को हम बढ़ा सकते हैं अप टू द मार्क ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर 10 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010 में और आज 2023 में अप्रैल 2023 में मैं जा करके बेचना चाहूँ वो 10 लाख की प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि मैं उसको 20 लाख में बेचती हूँ, तो अगर कोई सीधा साधा पर्सन होगा जिसको नॉलेज नहीं होगी कैपिटल गेन की, तो वो क्या करेंगे, वो अपना 20 लाख माइनस 10 लाख करके 10 लाख का जा करके टैक्स भराएंगे, 10 लाख के ऊपर टैक्स दे आएंगे, कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट बिल्कुल नहीं जी, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। करना क्या है आपको, यहाँ 10 लाख को आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि 10 लाख का जो प्राइस था वो तो 2010 का प्राइस था। अब आपको 2023 में आज आप हो तो वो 10 लाख की जो प्राइस थी, जो वैल्यू 10 लाख की थी, वो आज 10 लाख की तो रह नहीं गई है, वो भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ी है। तो मैं क्या करूँगी, 10 लाख जो 2010 में था उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो कितना था, वो 167 था, 167। तो मैं 10 लाख को 167 से डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी इस साल का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है। कितना बताया मैंने अभी वीडियो के बिगनिंग में, 348। तो 348 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के क्या आ रहा है, 20,83,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 20,83,000 अगर मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने का परचेज प्राइस है, जितने में मैंने एसेट अपना परचेज किया था और बेचा 20 लाख का, तो यहाँ तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो 83,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली मुझे 83,000 का लॉस है। और पहले केस में मैंने क्या किया था, अगर मुझे नॉलेज नहीं थी तो 10 लाख का मैं उस 10 लाख के ऊपर मैं टैक्स दे आती गवर्नमेंट को। तो देखिए ये फ़र्क होता है नॉलेज का। तो अब 83,000 पे हमको जो हमारा लॉस आया है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी आने वाले सालों में। जब मेरे को कैपिटल गेन आगे अगले साल में अगर कुछ बनेगा तो मैं उसको अपने लॉस से एडजस्ट कर सकती हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ताकि मेरी आने वाले सालों में भी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सके। होप फ्रेंड्स आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स अभी तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पूरा कंसेप्ट सीखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोथ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देने वाली है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 जो हमारे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अब हमें लॉन्ग टर्म जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इवन इफ़ वो लॉन्ग टर्म में बेचे गए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थे, बट वो जो है शॉर्ट टर्म में ही कंसीडर किए जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो बनाया था अभी हाल ही में जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं उसमें डिटेल में बात की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और समझते हैं आप कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अब आपको पता चल ही गया है फ्रेंड्स, इजीली निकाल सकते हैं कि जिस साल मैंने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचा उस साल का इंडेक्स ऊपर, डिवाइड बाय जिस साल मैंने वो एसेट खरीदा था उस साल का इंडेक्स नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का मैंने खरीदा था। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने 10 लाख का परचेज़ किया था 2010 में, तो मैं डिवाइड कर दूंगी 167 से जो 2010 का था, मल्टीप्लाई करूँगी 348 से जो कि अप्रैल 2023 में मैंने बेचा था। तो देखा आपने कितना ईजी है ये फॉर्मूला भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बेस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेस ईयर क्या है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का,
2001 2002, तो तब का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 रुपये है। उसके बाद वो बढ़ता गया इस तरीके से वो अब जा करके 348 हुआ है 2023 में। पहले कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस ईयर फ्रेंड्स 1981 था, बट अब उसको हटा करके 2001-2 कर दिया गया था अभी हाल ही में। ऑल्सो फ्रेंड्स, अब आप लोग पूछेंगे कि जो 2001-2 से पहले के असेट्स परचेज किए तो उस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि आपको फॉर्मूला ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने खरीदा था वो या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वो केस में देखा जाता है और उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि हमारे पास 2001-2 को हमने बेस ईयर माना है, तो आपके पास जो पुराने साल के एसेट्स हैं, मान लीजिए 1990 की आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो उस केस में एडजस्टेड प्राइस क्या होगा, जो आपने जितने की खरीदी थी वो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू उसकी निकलवाइए आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर मार्केट में हैं, तो आप वहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू अपने एसेट की निकलवा सकते हैं। फिर फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो आपने एक्वायर किया था उस ज़माने में, दोनों का कंपेयर मारा जाएगा और देखा जाएगा कि हायर कौन सी वैल्यू है, वो आपकी एडजस्टेड बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉसेस। अब आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इस साल 348 करना है, पिछले साल 331 था, उससे पहले 317 था, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इस साल इतना करना है, क्या डिटेल है, क्या बेसिस है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर फ्रेंड्स ये है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 75% मान के चलती है मोटा माटी गवर्नमेंट, वो हमारा CII हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फ्रेंड्स मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं मंथली ग्रॉसरी परचेज़ की 2022 में, वो आई मेरी 10,000 रुपये की, और मैं वही ग्रॉसरी अभी 2023 में परचेज़ कर रही हूँ मंथली बेसिस पे, तो वो 11,000 की पड़ रही है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा मेरा बेस ईयर 2022 और जो अभी 2023 है उसमें मेरे को 11,000 की कॉस्ट पड़ रही है, जबकि 2022 में वही 10,000 तक की आ जाती थी। तो इन्फ्लेशन कितना हो गया, यहाँ सिंपल है कि इन्फ्लेशन मेरा 10% का हुआ। तो ये मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाया जाएगा, जो कि इन जनरल बेसिकली एवरेज प्राइस इंक्रीज होने की वजह से बढ़ गया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। वो बहुत ही सिंपल है। क्या होता क्या है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स? बेसिकली फ्रेंड्स, ये बेस ईयर जो है 2001-2 मान लिया जाता है। पहले वो 1981-82 था, वो मैंने बता दिया आपको। अभी 2001-2 है, 100 मान लिया जाएगा, 1-2 में 100 था। तो जो वैल्यू 100 रुपये में आती थी वही आज 2023 में अब वो 348 रुपये की आएगी, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था आपको कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 20 लाख के करीब हो गई है। अगर मैं 2010 में परचेज़ की थी तो 10 लाख की थी, और 2023 में वही वैल्यू अगर मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्ट कर दूँ तो 20 लाख की पड़ती है। तो ये है मेरा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो 2023-24 का जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है 348, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है जो पिछले साल से मुकाबले इस साल जो भी महंगाई बढ़ी उसका 75% का इंक्रीज़ जो है मान लिया जाएगा कि वही इंक्रीज़ अब हमें 75% तक का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स में लेना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। तो फ्रेंड्स, होता क्या है यहाँ पर? सबसे पहला की पॉइंट है कि अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है विल के थ्रू, तो अगर विल के थ्रू मिली है तो आपको बेसिकली जो इंडेक्सेशन है वो उस साल का माना जाएगा जिस साल आपको प्रॉपर्टी विल के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है, रादर कि जो ओरिजिनल एक्विजिशन जिस टाइम पे वो एसेट परचेज किया गया था वो ईयर को नहीं लेकर के जिस साल आपको विल के थ्रू एसेट ट्रांसफ़र हुआ है वो साल का आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स के लिए डेट म्यूचुअल फंड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से निकाला जाएगा। उसको माना जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और गेन या लॉसेस उस हिसाब से निकलेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गोल्ड सोवरिंग बॉन्ड्स हैं या फिर कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स हैं जो कि इशूड बाय RBI होते हैं, वहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा कंटिन्यू। थर्ड की पॉइंट है फ्रेंड्स,
रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे पैसा खर्च किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फोर्थ की पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपने एसेट परचेज किया हुआ है 2001 से पहले का तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालते हैं उनके हिसाब से जो भी आए एज ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द बेस ईयर या फिर जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, जो ओरिजिनल परचेज प्राइस था आपका, विच एवर इज हायर, आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं एज योर कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस फॉर दैट एसेट। Hope friends you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.